हेलो फ्रेंड्स, सीटेट पेपर 2 साइंस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। और आज के इस वीडियो में भी हम 20 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये सीरीज़ आप कंटिन्यू कर सको। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित गैस जो पौधाघर प्रभाव का कारण है। तो और इसका ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना होगा कि पौधाघर प्रभाव कह रहा है, तो पौधाघर प्रभाव कहता है किसको, यानी ग्रीन हाउस गैस। तो इनमें से कौन कौन सा है जो कि ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो अगर आप ये जान रहे हैं कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस है तो आप राइट आंसर मार लेंगे। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन, ये सभी क्या हैं? पौधाघर प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। ओजोन का फॉर्मूला है O3 और ओजोन की मोटाई को हम डॉप्सन्स में मापते हैं। और ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फियर जो है, जिसको कि हिंदी में समताप मंडल कहते हैं, कि निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से अधिक तथा पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के डैश डैश खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होती है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है आयोडीन एवं फ्लोरीन, लौह एवं आयोडीन, लौह एवं कैल्शियम, सोडियम एवं पोटेशियम। तो आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो आपको ध्यान देने होंगे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए, ठीक है, इनमें से कुछ कुछ आपको लग रहे होंगे कि ये भी उपयोगी है वो भी उपयोगी है, लेकिन आपको क्वेश्चन पकड़ना है। कोई भी सीटेट का ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ रहता है कि आपको लगेगा ये सही है, ये सही, ये सही। तो आपको क्वेश्चन को पकड़ना है सही तरीके से, तभी आप राइट आंसर दे पाएंगे। तो इसमें मांसपेशियों के बारे में कह रहा है। सोचा ऐसे तो आयोडीन लोहा जरूरत, ये जो आयरन जरूरत होती है, आयोडीन जरूरत होती है और आपका कैल्शियम भी जरूरत होती है। लेकिन इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरन एवं कैल्शियम, क्योंकि यहाँ मांसपेशियों की बात की जा रही है। तो अगर कैल्शियम, आयरन के साथ अगर कैल्शियम भी होगा तो मांसपेशियों की सुचारू क्रिया अच्छे से होगी, ठीक है। तो लेकिन आयोडीन भी जरूरत होती है। याद रखिएगा कि आयोडीन की कमी से जो है मनुष्यों में घेंघा रोग होता है, ठीक है। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इसका डिस्कशन जान लेते हैं फ्लोरीन के बारे में, क्योंकि फ्लोरीन से क्वेश्चन आ जाते हैं। फ्लोरीन का जो होता है, आप याद रखिएगा, फ्लोरीन में 60 कार्बन होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके डैश डैश पर निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है दिया हुआ है पदार्थ और मोटाई, पदार्थ, लंबाई और मोटाई, पदार्थ एवं लंबाई, लंबाई और मोटाई। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ, लंबाई और मोटाई। अब आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जो चालकता होता है या तन्यता होता है उसके क्रम देख लेते हैं। तो सबसे अधिक चालकता होती है आपका गोल्ड में यानी AU में, उसके बाद AG सिल्वर में, उसके बाद आपका कॉपर में। चांदी विद्युत की सबसे अच्छे सुचालक होते हैं, ठीक है। और ताप बढ़ने पर धातु की विद्युत चालकता घट जाती है जबकि अर्धचालक की बढ़ जाती है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रतिजैवी डैश डैश के उपचार में प्रभावी है। तो ये आपको डिजीज दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन कितना घुमा के दिया हुआ, उपचार में प्रभावी है। तो सबसे पहले आप अगर प्रतिजैवी के बारे में जानते होंगे तो आप इसका राइट आंसर दे देंगे। तो इसका राइट आंसर आप मन में गैस कर लीजिए, मैं पहले इसके बारे में डिस्कस बताऊंगा। जो प्रतिजैवी है वो क्या होते हैं, यानी एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीव से बनाया जाता है और ये केवल बैक्टीरिया से होने वाले जीवों पर प्रभावी होते हैं। तो समझ गए, ये किस पे प्रभावी होते हैं? ऑनलाइन जो बैक्टीरिया से होते हैं, यानी उस बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज के ही उपचार के लिए प्रतिजैवी का उपयोग किया जाता है। अगर आप इनमें से जान रहे हैं कि कौन सा
ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं, तो उसी का वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इनमें से आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा आपका हैजा, क्योंकि हैजा ही है जो जीवाणु से होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये डिस्कशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि वायरस से होने वाले जीवों पर असर नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पीईटी बोतल और जारों का प्रयोग किया जाता है। पीईटी डैश डैश का सुपरिचित प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है रेयॉन, कृत्रिम रेशा, पॉलीएमाइड, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉलिस्टर। आइए इसका एनसीईआरटी डिस्कशन देख लेते हैं। आपकी बुक 7th या 8th क्लास के एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है क्लियर कि जो है पीएटी जो है आपका एक यहाँ दिया हुआ एक सुपचारित प्रकार का पॉलिस्टर है। तो आपका इसी के अनुसार आपका इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर पॉलिस्टर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा अम्ल हमारे आंत में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका HCl, जो कि इजी था, आप लोगों ने दे भी दिया हो। ये है हमारा स्टोमक और इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये है हमारा आंत और इसमें पाया जाता है हमारा यहाँ HCl। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के ये दिए हुए ऑप्शन और आपको समझना होगा कि ये जो राइजोबियम है कहाँ पाया जाता है, उसका क्या काम है। तो अगर आप इसका और राइट आंसर, क्योंकि देखिए क्वेश्चन देखिएगा ऑप्शन फलीदार पौधे पादप, ठीक है फलीदार सही है, लेकिन फलीदार की चीज़ और भी चीज़ देखना, इसमें भी फलीदार लिखा हुआ है, इसमें भी फलीदार है, और आपका ये राइजोबियम जो है आपका जड़ में पाया जाता है। तो जड़, इसमें भी जड़ की चर्चा की गई, इसमें भी जड़ की चर्चा की गई। जो अब पढ़िए ऑप्शन को और जो राइट लगे आप उसके। मैं जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फलीदार पादपों की जड़ें परजीवी विलयशील नाइट्रोजन योगी, ये नहीं होगा। फलीदार पादप तो सही है। सहजीवी तने की ग्रंथि गलत, ये जड़ों में होता है, तो यहाँ तने की बात कर दी तो ये गलत हो जाएगा। जड़ों की ग्रंथियां घटपर्णी, नहीं घटपर्णी तो पिचर प्लांट हो गए, तो घटपर्णी जो है यहाँ तो ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, ये घटपर्णी को तो खुद जरूरत होती है, तो नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा गलत हो जाएगी ये। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये पॉइंट एकदम एग्जैक्ट सही है राइजोबियम के लिए। जड़ों की ग्रंथि एग्जैक्ट सही है। फलीदार पादप आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा सा फलीदार पौधा और गैर फलीदार पौधे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी होगा, बशर्ते है कि आपको इसके लिए जानना पड़ेगा कि कौन सा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप दिमाग में सोच के रखिए, और इसको सॉल्व करने के लिए एक बेसिक चीज़ का डिस्कस समझ लेते हैं, एसिड और बेस के बारे में। अगर आप एसिड और बेस के बारे में क्लियर कर लेते हैं तो आपका ये राइट आंसर अच्छे से हो जाएगा। तो एसिड क्या है, स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जल में घुलकर H+ आयन देता है, प्रायः खट्टे पदार्थ में सिट्रिक एसिड होता है, और HCl H2SO4 HNO3 प्रबल अम्ल है। अम्ल क्षार से विक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, और क्षार है स्वाद में कड़वा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जल में घुलकर OH- आयन देता है। NaOH KOH CaOH प्रबल क्षार है। जल में घुलनशील क्षार को क्षार, और प्रत्येक क्षारक होता है, लेकिन प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं होता। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, यानी और इसमें क्या लिखा हुआ है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, और क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी क्षार। तो जो भी इसमें क्षार होंगे वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन। तो आइए इस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपका ये भी क्षार है,
आपका ये भी क्षार है, ये फिर नहीं होगा क्योंकि ये एसिड है एक, ये आपका एसिड है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिनमें दम घुटते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कि हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। अब देख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO से डिनोट करते हैं और ये खतरनाक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड खून को ऑक्सीजन ले जाने से रोकती है और इसीलिए शरीर के ऊतकों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इसीलिए दम जो है घुटने लगता है क्योंकि खून को ले जाने नहीं देता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसका अन्य नाम है सिन गैस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा रेशा कृत्रिम रेशा कहलाता है। एक्रिलिक, पॉलिस्टर, नायलॉन, रियॉन। आपने अगर पिछला वाला क्वेश्चन आपने नोट किया होगा ध्यान से, जो वीडियो देख रहे होंगे वो इसका राइट आंसर दे देंगे। तो इस क्वेश्चन का एक बार हम NCERT पेज में भी क्लियर लिखा हुआ है, वो देख लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन है वो NCERT से उठाया गया है। तो NCERT अगर आप 6 to 8 अच्छे से पढ़ें तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कठिनाई नहीं होगी, खास करके साइंस। तो देखिए ये है आपका NCERT पेज का कटिंग, इसमें कृत्रिम यहाँ क्लियर लिखा हुआ आपका कि जो आपका रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशा कहलाया, यानी ये जो रेयॉन होता है वही होता है आपका कृत्रिम रेशा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर रेयॉन। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा आहारी रेशे हैं। तो निम्न में से कौन सा आहारी रेशे हैं। कोलेजन रेशे से बनते हैं, प्रोटीन रेशे से बनते हैं, रुक्षांश भी कहलाते हैं, या सेलुलोज और प्रोटीन से बनते हैं। तो इनमें से आपका आहारी रेशे जो रुक्षांश भी कहलाते हैं, क्योंकि इसका डिस्कशन NCERT में भी दिया हुआ है। आप NCERT देख लीजिए कि जो है कि जो पोषक के अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है, और आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी आहारी रेशा किसके नाम से जाने जाते हैं, रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर था क्या, रुक्षांश। ठीक है, आहारी रेशे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किण्वन। तो ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और किण्वन। आइए समझते हैं क्या है अल्कोहल में परिवर्तन करने। तो इसका डिस्कशन देखते हैं। जैसे किण्वन प्रोसेस क्या है ये समझिए। किण्वन प्रोसेस, सबसे पहली बात तो जो दो हमारे शरीर में रेस्पायरेशन होता है, दो तरह के होते हैं, एक एरोबिक रेस्पायरेशन, एक एन एरोबिक रेस्पायरेशन। तो जो एन एरोबिक रेस्पायरेशन है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन होते हैं एन एरोबिक रेस्पायरेशन। और जो किण्वन की क्रिया है वो एक एन एरोबिक रेस्पायरेशन है। तो जो एन एरोबिक रेस्पायरेशन है उसमें क्या होते हैं, ग्लूकोज से बन जाते हैं पायरोविक एसिड, और पायरोविक एसिड टूटते हैं अल्कोहल एंड CO2 में और लैक्टिक एसिड में। तो यानी जो अल्कोहल आपका बना, कैसे बना ग्लूकोज से बना, और ये किस प्रोसेस में बना, आपका किण्वन में बना। अगर आपका एन एरोबिक भी दिया हुआ होता ऑप्शन में तो आप एन एरोबिक भी मार सकते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसमें मान की SI इकाई है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि जो ऊर्जा को मापने के लिए किलो केल्विन में मापते हैं, और जो है कि SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। जो SI यूनिट होता है वर्क का क्या होता है, वो जूल होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जब CNG या LPG का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर तभी आप दे पाएंगे जब आपको पता होगा कि जब CNG और LPG
का दहन होता है तो क्या बनता है, सीएनजी में कौन कौन से गैस होते हैं, एलपीजी में कौन कौन से गैस होते हैं। तो इसका आप इसका दिमाग में आंसर सेट करके रखिए, इसका डिस्कशन देखिए। डिस्कशन है इसका, सीएनजी में मीथेन गैस होते हैं। ठीक है, पॉइंट को नोट करते जाइएगा क्योंकि ये पॉइंट से प्रश्न बनेंगे। सीएनजी में मीथेन गैस होते हैं तथा एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होते हैं। और जब CH4 जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीथेन, मीथेन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और उष्मा प्लस प्रकाश देता है। तो इस ऑप्शन में आपको क्या क्या दिख रहा है जो इससे सिमिलर है, CO2 और H2O, तो इसमें CO2 और H2O, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 और H2O। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, क्योंकि पूछ रहा है सबसे छोटा सजीव, तो यानी ये सारे ही कोशिका भित्ति वाले हैं। अब सवाल ये बनता है कि इनमें से सबसे छोटा सजीव कौन, तो इनमें से सबसे छोटा सजीव हो जाएगा जीवाणु, क्योंकि सारे में ही कोशिका भित्ति हैं, लेकिन सवाल में कह रहा है छोटा, तो छोटा कौन सा है, जीवाणु सबसे छोटा। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कोशिका भित्ति देख लेते हैं किस किस में पाए जाते हैं। तो कोशिका भित्ति पादप, जीवाणु और कवक कोशिकाओं में मौजूद होती है और जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो कोशिका भित्ति है तो वो जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। पादप जगत, कवक जगत, मोनेरा जगत, ये 3 जगत हैं जो तीनों जगत में आपको कोशिका भित्ति मिलेंगे। 5 जगत के बारे में आपने पढ़ा होगा। 5 जगत जो है विटकर नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने 5 जगत दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो इसमें से प्लांटी, फंजाई और मोनेरा 3 जगत हैं जिसमें आपका पाया जाता है कोशिका भित्ति। और पादप जगत में शैवाल हो गए जिसमें कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। कवक जगत में ईस्ट हो गए इसके एग्जाम्पल, जगत मोनेरा में जीवाणु, साइनोबैक्टीरियन, सभी में क्या होते हैं, कोशिका भित्ति पाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। ये काफी इजीएस्ट क्वेश्चन है आपका। आप इसका क्वेश्चन का राइट आंसर तुरंत ही दे देंगे, मोमबत्ती का पिघलना, क्योंकि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है और भोजन का पचना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, श्वसन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को अपनी पूरी प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करना पड़ता है। ये क्वेश्चन भी आप पढ़ चुके होंगे कि, तो इसके लिए क्या आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहले पढ़ते हैं ऑप्शन और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा राइट आंसर होगा। समतल दर्पण को कम से कम व्यक्ति के साइज का आधा होना चाहिए। चलिए फर्स्ट में ही आंसर मिल गया। कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, तो कम से एक एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, तो कम से कम मिरर जो है 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तभी इसका फुल प्रतिबिंब दिखेगा, यानी पूरी प्रतिबिंब दिखेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खाना बनाने में कौन से सोडा का प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या अमोनियम सल्फेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो होते हैं आपका खाना पकाने वाला सोडा है। बढ़ते हैं, हाँ, और ये सोडियम कार्बोनेट ये जो है आपका धुवन सोडा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रायोफिल्म अपने किस भाग द्वारा जनन करते हैं। तो ये ब्रायोफिल्म जो है ये आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आप पढ़े होंगे, और ये जो होता है किस में होते हैं, पत्तियों द्वारा होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पत्ती। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। ये जो है अभी हम लोग ये सारा जो जनन देखेंगे, सारा ये और ये सभी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहली बात, एक लैंगिक जनन होते हैं, एक अलैंगिक जनन होते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन के विभिन्न प्रकार हैं। ठीक है, जैसे विखंडन विधि से एक प्रजनन होता है जिसमें जीव टूट के एक जनन से 2 संतान का निर्माण या 2 से अधिक संतान का निर्माण होता है। एक होता है नवोदित यानी बर्डिंग बोलते हैं, यानी किसी भी पेरेंट के जब से एक बर्ड निकलता है और वो फिर बड़ा होके टूट जाता है अपने पेरेंट से और वो एक अलग जीव का निर्माण कर लेता है। उसके बाद है आपका विखंडन। 2 बार दे दिया, एक विखंडन है या फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं आप।
फ्रेगमेंटेशन होता है आपका, जैसे कि एक जीव है वो बीच से क्या जो टूट जाएगा, कहीं जैसे हाइड्रा है उसमें क्या होगा, बीच बीच से कहीं काट दीजिए, वो क्या करेगा, ये वाला जीव पूरा शरीर बना लेगा, ये वाला भी पूरा जीव बन जाएगा, ये वाला भी पूरा जीव बन जाएगा। उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, ब्रायोफिल्म, जो पत्ती होते हैं, पत्ती और पत्ती में जो होता है ब्रायोफिल्म, यह छोटा छोटा प्लांट की तरह निकलता है और ये टूट के एक नया प्लांट बना लेता है। उसके बाद है आप स्पोरोजेनेसिस, ये जो डायग्राम देखना है आप, स्पोरोजेनेसिस का है ये। स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, जैसे ब्रेड वगैरह में फूंद पड़ता है, उसमें इसी टाइप का जो है प्लांट उग जाता है और इसके अंदर एक, ये जो मान लीजिए ये न्यूक्लियस, ये इसके अंदर इस प्रकार स्पोर बनाता है, इसके अंदर बहुत सारे बीजाणु बढ़ते जाते हैं और एक अनुकूल परिस्थिति में फट जाते हैं और ये सारे बीज आके बाहर नए प्लांट बना लेते हैं। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शॉर्ट रिव्यू। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और, लास्ट प्रश्न है आज का कि बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन दिया हुआ गुलाब, आलू, अदरक या डबल रोटी फफूंद। हमने पीछे भी डिस्कस किया, तो आप जान रहे हैं कि बीजाणु किस में उत्पन्न हुआ, अभी मैंने एग्जाम्पल भी देके बताया। तो आप इसका राइट आंसर जानते ही होंगे, डबल रोटी का फफूंद। देखिए डबल रोटी का फफूंद में जो होता है, जो बीजाणु जनन होता है, ये देख लीजिए, ये है आपका डायग्राम, इस प्रकार ब्रेड में फफूंद पड़ता है और ये हो जाता है। तो आज का वीडियो और आज का ये सीरीज अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर करना जो लोग CTET पेपर 2 साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये सीरीज़ कंटिन्यू चलेगी, तो आप सीरीज़ कंटिन्यू कर पाएंगे। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको साइंस में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।